डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज हाउ टू क्रैक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उनमें तैयारी करनी चाहिए, क्या किस तरह से कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, इससे पहले अपन बात करेंगे तो देखिएगा एक बहुत पुराना बोलते हैं, अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। मीन्स यदि अपन इस चीज को देखेंगे को पता होगा कि आलसी इंसान को विद्या कहाँ मिलती है। सिमिलरली विद्या विहीन को धन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। सिम मीन्स नॉलेज नहीं होगा तो आपको धन नहीं कमा पाएंगे, मनी नहीं कमा पाएंगे। और आपको पता है कि आज का कलयुग है, धन विहीन को मित्र कहाँ मिलेगा। यदि धन नहीं होगा तो आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। सिमिलरली मित्र विहीन को सुख कहाँ मिलेगा, यदि फ्रेंड सर्किल नहीं होगा फ्रेंड्स, तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो मीन्स हम आलस से छोड़ना पड़ेगा, उठो और अपने काम पे लग जाओ। तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसा कि जीपेट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको, एम फार्म, एम टेक एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जो जो नाइपर हो सकता है, एनआईटी हो सकता है, और डिफरेंट फार्मा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो सकते हैं। दूसरी बात कहूं तो यहाँ पे डीसीओ, जिसको ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बोलते हैं, डीआई मतलब ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम होता है। ये सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों तरीके का होता है। सिमिलरली मैं फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करूं तो फार्मासिस्ट एग्जाम में फ्रेंड्स सेंट्रल ड्रग गवर्नमेंट के होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, मींस ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, या कहूं जैसे रेलवे डिपार्टमेंट कहूं, चाहे आर्मी डिपार्टमेंट कहूं, या इन सभी में क्या होता है, फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती है। सिमिलरली वही सेम कैडर रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स निकालते हैं। इन सभी की अपन बात करेंगे, जो यदि तो आप लोग किसी एक को टारगेट कर ले, मींस ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट को हम टारगेट कर ले, तो आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगी सभी फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सक्सेस इन ऑल फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। मींस यहाँ पे ध्यान देना, हमें अपन टारगेट किसको करना है, जीपेट को टारगेट कर लेंगे हम, तो आपको शायद सबको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। हम फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बुक्स को और क्वेश्चंस को, आंसर्स को और सिलेबस को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीपेट में होता है, तो उसमें यदि अपन पैटर्न देखते हैं पिछले 3 साल का, 2018, 19 और 20 का, तो आपको पता होगा जो जनरल और ओबीसी की अपन बात करें तो जो कट ऑफ मार्क्स था 137 था। जनरल का था कब 19 में 141, और जनरल का फिर कब गया 20 में 163। मतलब यहाँ पे आप देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा, मींस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कंपटीशन टफ होता जा रहा है। सिमिलरली अपने एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे एससी में भी वही सेम लगभग आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन कंपटीशन टफ हो रहा है। फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 18 में 119 गया था कट ऑफ, और 19 और 20 में ऑल जितने भी कैंडिडेट थे सारे के सारे क्वालिफाई। अब अपन बात करें सक्सेस रेट की, तो सक्सेस रेट में देखना आप लोग शायद आपको समझ में आ रहा होगा,
ये ऑर्डर इंक्रीजिंग हो रहा है। कौन सा ऑर्डर है ये? जो एपीयर्ड कैंडिडेट्स है, ये एपीयर्ड कैंडिडेट्स की का ग्राफ है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग 2018 में 8.23% रहा था, सिमिलरली 10.13% रहा था 19 में, एंड 10.16% रहा था। मींस यहाँ पे अपन थोड़ा सा यूं कह सकते हैं, हमारे लिए फेवरेबल थोड़ा सा कंडीशन यूं बन सकता है कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस ज्यादा था। लेकिन मैं आपको यही चीज बता दूं कि कंपटीशन भी टफ है, उसी लेवल का उसी तरह के इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हम जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, और आपको एक चीज और बता दो, यदि कट ऑफ मार्क, ये कट ऑफ मार्क्स हो रही है, हम यदि टॉपर साइड में जाएंगे तभी हमें अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, अच्छा फार्मासिस्ट में रैंक आएगा, अच्छा ड्रग कंट्रोल ऑफिसर में हमारा रैंक आएगा, तभी ही हम उसमें सक्सेस मिलेगी। तो को बता दूं, यहां पे अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, 38 मार्क्स होते हैं लगभग, क्वेश्चंस होते हैं लगभग, और 152 मैक्सिमम मार्क्स अलोकेट होते हैं। सिमिलरली मैं फार्मास्यूटिक्स की बात करता हूं, लगभग 38 ही क्वेश्चंस आते हैं और 152 मार्क्स अलोकेशन होता है। और इसके बाद में थर्ड पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपको दिख रहा होगा 28, मतलब 28 क्वेश्चंस आते हैं और 112 क्वेश्चंस का मार्क्स का अलोकेशन होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है फार्माकोग्नोसी, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं लगभग 40 क्वेश्चंस। ओके, और बाकी जो सब्जेक्ट है जिसमें मैं फार्मा एनालिसिस कहूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहूं, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री कहूं, या फार्मा माइक्रोबायोलॉजी कहूं, या बायोटेक कहूं, उन सभी से लगभग 11 क्वेश्चन आ रहे हैं और मार्क्स का अलोकेशन है 44। मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे शुरुआत के 3 सब्जेक्ट हैं जो जिन पे ज्यादा हमें एम्फेसिस देना है। वो एम्फेसिस, और स्पेशली पहले 2 को हम और ज्यादा एम्फेसिस करेंगे क्योंकि ये 50% से ज्यादा को कवर कर रहा है, फार्मा केमिस्ट्री एज वेल एज फार्मास्यूटिक्स। ओके, और लगभग जब हम फार्मा केमिस्ट्री पढ़ते तो फार्माकोलॉजी को भी हम काफी कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट को हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम ध्यान देना है। यहाँ पे शायद आपको पता लग गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट को हमें ज्यादा एम्फेसिस देना है। स्टूडेंट आप देखते होंगे तो हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं 7 Ds फॉर द स्टूडेंट्स जो क्या करना चाहते हैं, हु वांट टू क्रेक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए मैं आपको 7D रूल बता दूं। 7D रूल क्या होता है, यदि हम इनको फोकस कर लेंगे तो हम हमारे टारगेट को फोकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पहला है हमारा डू, डी फॉर डू, दैट इज डू फोकस ऑन योर टारगेट। आपका जो भी टारगेट है, चाहे डीसीओ कहूं या चाहे डीआई एग्जाम कहूं, चाहे मैं जीपेट एग्जाम कहूं, चाहे फार्मासिस्ट एग्जाम कहूं, यहाँ पे कोई से भी टारगेट को आप फोकस करें और उसके अलावा और कुछ चीज ना देखें, अर्जुन के निशाने की तरह हमें उसको फोकस करना है। सिमिलरली डैफर, डी फॉर डैफर, डैफर का मतलब फ्रेंड्स यहाँ देखना डिले, मतलब ऐसे कुछ काम है हमारी लाइफ में, डी फॉर डैफर है, डी फॉर डिले भी बोल सकते हैं। हमारी रूटीन लाइफ में जब तक हमें यहाँ पे टारगेट नहीं मिल जाता, हम उस टारगेट को जब तक अचीव नहीं कर लेते तब तक कुछ काम जो हमारी डेली रूटीन लाइफ के हैं उनको डिले कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पे मैं इस तरह से कहूंगा, बर्थडे पार्टी में जाना छोड़ दीजिए, शादी में जाना छोड़ दीजिए, लेकिन आपने टारगेट को फोकस रखिएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट आता है डी फॉर डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब ध्यान देना, डेलीगेट का मतलब असाइन वर्क होता है, पर्टिकुलर टास्क हमें किसी को दूसरे को बताना होता है। तो देखना आप लोग यहाँ पे जैसा कि अपन बात करें कि हमारे टाइम स्पेयर कैसे हो सकता है, हमारे रूटीन लाइफ का काम टाइम कैसे बच सकता है, इसीलिए हमें जो रूटीन वर्क होता है उनको कुछ काम को हमें दूसरे पे डेलीगेट कर देना चाहिए, असाइन कर देना चाहिए कि ओके ये काम तू कर ले क्योंकि मेरा टारगेट कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड्स हमें इस बात पे ध्यान देना है। दूसरी चीज ये है, नेक्स्ट आता है डी फॉर डिलीट या ड्रॉप, मतलब हमें ड्रॉप द थिंग्स, मतलब नॉट टू बी डन, ऐसी काम
हमें जो हमारे टारगेट में बीच में आ रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि उस काम को हमें करना ही नहीं है, तो उस चीज को कंप्लीटली डेलीगेट कर दे, डिलीट कर दे हमारी जिंदगी से, ताकि हम हमारे टारगेट को फोकस कर पाएंगे। सिमिलरली अपन बात करें डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन कहेंगे तो आप देखेंगे कि हम जो रूटीन फिक्स कर रहे हैं, वो जो रूल बना रहे हैं हम प्रैक्टिस के लिए, हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए, उसमें कंटिन्यूस डिसिप्लिन रखें, अनुशासन रखें, ताकि हम हमारे टारगेट को फिक्स कर पाए। सिमिलरली नेक्स्ट दैट इज अ डी फॉर डेडिकेशन, मींस हमें उस पर्टिकुलर डेडिकेशन के साथ हमारे एग्जाम को तैयारी करनी चाहिए, उस जील के साथ हमें तैयारी करनी है, नहीं तो हम एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपन को कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में तैयारी करनी है। फिर उसके बाद में डेलीजेंस, डेलीजेंस का मतलब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयरफुल एंड थॉरोली, मतलब हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई बिल्कुल भी कसर ना छोड़े, बिल्कुल केयरफुली और थॉरोली आप कंप्लीट करेंगे तो अपना टारगेट को अचीव करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, हमें 100% टॉपर्स में आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 डेज का आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो 7 डेज का फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। यदि हमने इन 7 डेज को क्या कर लिया, डू डेफर डेलीगेट डिलीट डिसिप्लिन डेडिकेशन डिलीजेंस, इन सभी को हम याद करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से हमें जीपेट को क्वालिफाई करना है। अब बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि सर कौन सी बुक पढ़ते हैं या कौन सी बुक को टारगेट करें या कौन सी बुक से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मेनली यहाँ पे 3 मेडिसिनल केमिस्ट्री की जो बुक्स होती है, 3 बुक्स होती है जो विल्सन गिसवाल्ड है, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मिल जाएगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री की 4A's जो होती है उसमें आपको SAR पॉइंट ऑफ से मिल जाएगा। जो की पॉइंट्स होते हैं हर ड्रग के, की पॉइंट्स होते हैं कौन सी ड्रग का किस तरह में प्रेफरेंस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, या डोजेज फॉर्म में क्या पर्टिकुलर मिलाया जाता है, उसमें सिंह एंड कपूर में आपको बहुत अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा हर ड्रग का इंडिविजुअल। तो आपको इन तीनों बुक्स को टारगेट करना चाहिए, अपनी बुक्स को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। बाद में बात करूं यहाँ पे किस कौन कौन सी पॉइंट्स को हमें पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि क्लासिफिकेशन याद करना एज पर केमिकल नेचर, क्योंकि केमिकल नेचर से यदि आप क्लासिफिकेशन याद करेंगे तो बहुत सारी ड्रग्स का आपको ऑटोमेटिक ही केमिकल कैटेगरी, उसका आईयूपीएसी नाम समझ में आ जाएगा और उसके केमिकल नेचर से रिलेटेड आता है। स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर की बात कहूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर की याद करते हैं और उसका पर्टिकुलर नाम कैसे लिखेंगे। नाम नॉमेनक्लेचर का मतलब यहां पे आईयूपीएसी की बात हो रही है। सिमिलरली SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हम बोलते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, जैसा साइड इफेक्ट कौन सी ड्रग्स का कैसा होता है ये चीज समझ में आ जाता है। इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ जाता है, कौन सा ड्रग ज्यादा पोटेंट है वो समझ में आ जाता है, क्यों पोटेंट रहता है ये समझ में आ जाता है। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें आपको क्लेरिफाई हो जाती है। तो जो भी स्पेसिफिक कैटेगरीज है उन स्पेसिफिक कैटेगरीज में आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप समझना है और सभी का आपको याद नहीं करना। तो जो स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे आपको बेंजोडाइजेपिन्स का याद करना चाहिए, आपको आइडेंटोइंस का याद करना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे बार्बिचुरेट्स का याद करना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का याद करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज है जिनसे अपन को याद करना चाहिए। 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन्स का याद करना चाहिए जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। इन सभी का आपको याद करेंगे तो आपको जरूर आपको सफलता मिलेगी। जैसे बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का याद करना चाहिए, फ्लोरोक्विनोलोन्स का याद करना चाहिए। तो ये कुछ कैटेगरीज है जिनसे मेनली एम्फेसिस देना है हमको SAR एक्टिविटी SAR पे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पे। फ्रेंड्स कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनका हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी याद करना है, या मींस कौन सा आइसोमर यहाँ पे कौन सा एक्टिव, क्या मोर एक्टिव होता है या क्यों होता है, उसका रीजन मेनली इस पे क्वेश्चन आता है नाइपर से रिलेटेड एग्जाम्स में, और यहाँ पे जीपेट और डीसीओ में भी इस पे क्वेश्चन आता है। फार्मासिस्ट में जनरली स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आता। और फिर कुछ ड्रग्स में यहाँ पे ध्यान देना,
स्टार्टिंग मटेरियल भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि कुछ सेलेक्टेड ड्रग्स का ही हमें क्या करना है, सेलेक्टेड ड्रग्स का ही याद करना है स्टार्टिंग मटेरियल, हमें सभी का नहीं करना जो इंपोर्टेंट है। और सिमिलरली एज मेजर मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, स्पेशली एक्टिव मेटाबोलाइट, जिसमें जैसे अपन बात करें स्पाइरलेक्टोन को तो कैनरिनोन होता है, ये शायद आपको पता होगा। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है कि कौन से ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट। जैसा कि अपन बात करें कि आपको लोगों को पता होगा कि सर हमें स्ट्रक्चर याद नहीं होती, तो मैं स्ट्रक्चर याद करने का तरीका बताता हूं। यहाँ पे जो फिनेटॉइन स्ट्रक्चर होती है उसका हम कैसे याद करते हैं, हम इमेडाजोल रिंग सिस्टम होता है जिसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड 3 4 एंड 5। यहाँ पे याद रखना इमेडा से याद रखना 1 3 पोजीशन रहती है। एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन और ओल का मतलब होता है यहाँ पे 5 मेंबर। तो 2 नाइट्रोजन रहता है 1 3 पोजीशन पे 5 मेंबर रिंग में, तो ये नाम हो गया इमिडाजोल। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यदि अपन ने यहाँ पे इसका एक डबल बॉन्ड हटा दिया तो उसको हम बोलते हैं इमिडाजोलिन। यदि इससे एक डबल बॉन्ड हटा दिया तो इसका दूसरा नाम, नेक्स्ट नाम हो गया इमिडाजोलिडीन। इसको हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ दिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ इमिडाजोलिन और इमिडाजोलिडीन बन गया। फ्रेंड्स यहाँ पे इमिडाजोलिडीन में हमें यदि कीटोन ग्रुप लगा दो तो क्या बन जाता है, इमिडाजोलिडीन 2 ओन बन जाता है। और इमिडाजोलिडीन 2 ओन में एक कीटोन ग्रुप और लगा दो तो यहाँ पे देखना 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से इमिडाजोलिडीन 2 5 डाइओन बनता है। फ्रेंड्स अपन को याद रखना है कि इसका नाम हाइडेंटोन होता है। हाइडेंटोन से अपन को याद रखना है कि यदि हम इसमें 2 फिनाइल ग्रुप और लगा दिया, एक फिनाइल ग्रुप ये है, दूसरा फिनाइल ग्रुप ये लगा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा ड्रग है कौन सा है, फिनेटोइन। फिनेटोइन में क्या नाम होगा, जैसा आपको दिख रहा होगा इमिडाजोलिडीन 2 4 डाइओन में हमने क्या चेंज किया, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा 4 पोजीशन पे ये 4th पोजीशन हो गई, 4th पोजीशन पे डाइफिनाइल आ गया, तो ये उसका कंप्लीट नेम हो गया। हाइडेंटोइन से हम नाम लिखेंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा 4 4 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। इस तरह से हम इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो हमें फिनेटोइन, फिने से याद रखना फिनाइल, टॉइन से याद रखना हाइडेंटोइन। इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर, इसका आईयूपीएसी नेम, ये सारी चीजें याद रखनी होती हैं। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सी चीज पे ध्यान रखना चाहिए। बेसिक जो न्यूक्लियस होता है हम उस पे ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से मेडिसिनल केमिस्ट्री समझ में आ जाए। अब अपन बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक बुक आती है लैकमैन की, जो आपको पता होगा लैकमैन का नया एडिशन आ गया, जो ये वाला एडिशन है। रेमिंगटन पे ध्यान देना है। रेमिंगटन में जो यहाँ पे अपेंडिक्स होती है उन अपेंडिक्स में ध्यान रखना है, और सॉरी जो मेन चैप्टर्स है वो, और अपेंडिक्स यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो हमारा फार्माकोपिया है वो फार्माकोपिया से अपेंडिक्स वाली चीजें हमें याद रखनी है। तो इन तीनों बुक से अपन को फार्मास्यूटिक्स का मेनली सारी की सारी चीजें याद रखनी है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जो इंडियन फार्माकोपिया के जो आपको स्टैंडर्ड्स है वो सारे के सारे याद करने हैं। हमें यूएसपी के स्टैंडर्ड्स याद नहीं करने, मेनली हमें याद करने हैं इंडियन फार्माकोपिया के। तो यहाँ पे की पॉइंट जो मैं बता रहा था अभी, यहाँ पे ओल्ड टेबल्स एंड चार्ट्स जो आपकी कौन सी बुक से है, यहाँ पे लैकमैन से है, वो सारे के सारे आपको चार्ट और टेबल्स, स्पेशली टेबल पे आपको एम्फेसिस देना है, क्योंकि वहां से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन चीज पे आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में मोर एम्फेसिस, मेनली जो टैबलेट और कैप्सूल्स वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे टेबलेट के एक्सीपेंट क्या होते हैं, इंट्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे लैक्टोज से रिलेटेड किस तरह का इंट्रैक्शन होता है, कैप्सूल में कौन सी साइज होती है, इस तरह के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। थोरोली रखना है हमें इमल्सन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन को। यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट, सॉल्यूशन में हमें सोल्युबलाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, और उसमें कौन कौन सी तरह के आपको मतलब इनकी प्रॉब्लम्स होती है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हमें कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, और इन सभी डोजेस फॉर्म से
हमें याद रखना है कि उनके इवोल्यूशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, दैट मस्ट बी एज पर आईपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में स्पेसिफिक नोट रखना चाहिए, टू द पॉइंट अपन को याद करना है, सेमी सॉलिड, एरोसोल एंड पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल्स में ध्यान रखना, स्टेरिलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे स्टेरिलिटी टेस्ट और उनके कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं एज ए इंडिकेटर, वो सारी चीज अपन को याद रखनी होती है। कैलकुलेशन पे जरूर याद रखिएगा, इसमें से हर साल 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आइसोटोनिसिटी टाइप के इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फिर आता है आईपी स्पेसिफिकेशन, हमें याद रखने हैं, जो अपेंडिक्स में आपको मिल जाएंगे, जैसे डिसोल्यूशन टेस्ट या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट या जो भी इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। मींस कि यहाँ पे जो हम यदि डिसोल्यूशन टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जो सीव नंबर या व्हाटएवर जो भी चीज होता है, या जो क्या कहेंगे अपन इसको, डिसोल्यूशन मीडिया कितना होना चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें अपन को याद। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अपन को बुक्स और फार्माकोलॉजी, बट ओबेस किसी भी डाउट के बिना हम फार्माकोलॉजी केडी त्रिपाठी से पढ़ते हैं और इसमें लगभग आपको सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अपन को थोड़ा सा एक रेफर जरूर करनी है, रैंगेंडेल फार्माकोलॉजी जो होती है उससे अपन को रेफर जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे इसमें बहुत सारी कुछ पॉइंट्स और इलस्ट्रेटेड चीज दी हुई होती है जिसमें अपन को अच्छी समझ में आती है, टू द पॉइंट दिया हो रहता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस की संभावना कहां रहती है, प्रोबेबिलिटी कहां रहती है, उन सभी का आपको पता लग जाएगा। दूसरा यहाँ पे मैं बात करूं कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे पहला आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या थेरापेटिक यूजेस के हिसाब से हमें उस पर ध्यान रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का पूछा जा सकता है, ये हमें याद रखना है। स्पेशली जैसे एंटीबायोटिक की बात करूं तो एंटीबायोटिक में कौन से राइबोसोम को पिक इनिबिट करता है या कौन सेल वॉल को इनिबिट करता है, ये सारी चीज। फिर उसके बाद में साइड इफेक्ट हमें सबका याद नहीं रखना, स्पेसिफिक याद रखना है। स्पेसिफिक कैसे याद रखेंगे, आपको याद रखना है किस तरह से, जैसे क्लोरामफेनिकोल का आपको पता होगा कि डिसकलरिंग ऑफ टीथ होता है, तो हमें स्पेसिफिक याद रखना है। फिर उसके बाद में कौन सी ड्रग टेराटोजेनिसिटी करती है या नहीं करती, जैसे आपको पता होगा कि दूसरा टेट्रासाइक्लिन का क्लोरामफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, टेट्रासाइक्लिन का डिस्कलरिंग ऑफ टीथ होता है, और आपको दूसरा एक चीज और पता होगा कि यदि बेबी को देती है जाता है थैलिडोमाइड तो आपको लिम्बलेस बेबी पैदा होता है, तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान देना। फिर आता है थेरापेटिक यूजेज। थेरापेटिक यूजेज में आपको समझना है कि प्रिफर्ड ड्रग ही यूज करनी है, मतलब सभी ड्रग का नहीं पूछा जाता है, जो प्रिफर्ड ड्रग्स होती है उन्हीं थेरापेटिक यूज पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक जैसे मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन ए ड्रग मस्ट ऑलवेज। यदि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद कर लूंगा तो मेरे क्वेश्चन को आपको, यदि इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए हमें फंडामेंटल समझना है। फंडामेंटल किस तरह से समझना है मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंड्स इसमें देखिएगा अपन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन को क्या करना है। जैसा कि आपको पता है कि एक ओरल ड्रग देते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो एक आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ग्राफ बनता है जिसमें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का ग्राफ बनता है टाइम के साथ में, जिसमें एब्जॉर्प्शन फेज आता है एक शुरुआत वाला, सिमिलरली पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज आता है, साथ में अपन बात करेंगे तो यहाँ पे एक एलिमिनेशन फेज आता है जहां पे लगभग ड्रग एलिमिनेट हो जाती है। फिर इसके बाद में एक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है जहां पे ड्रग का इफेक्ट आना शुरू होता है। उसके बाद में एक रहता है कि मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, जो क्या रहता है आपको कि उसके ऊपर टॉक्सिक लेवल आ जाता है, और एक जहां तक सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है उस लेवल को बोलते हैं सी मैक्स, दैट इज पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके, और जहां इन दोनों के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं थेरापेटिक रेंज बोलते हैं, या थेरापेटिक विंडो बोलते हैं, विंडो भी बोलते हैं इसको, थेरापेटिक विंडो। ओके,
और यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ इसके नीचे जो होता है लेवल उसको सब थेरापेटिक लेवल बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं टॉक्सिक लेवल। क्लियर। और यहाँ पे जिस टाइम पे सी मैक्स पहुंचता है उसको टी मैक्स बोलते हैं, टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और जितना मैक्सिमम रहता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। सिमिलरली जितने टाइम तक, ये आपको बता दूं, ये जितनी टाइम तक पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन रहता है किसके ऊपर, मिनिमम इफेक्टिव तक, इसको हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं। और जैसे ही इस लेवल तक पहुंचता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको ऑनसेट टाइम बोलते हैं। और यहाँ पे ऑनसेट ऑफ एक्शन, जैसे ही इसको रीच करता है तो एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इसका नीचे आ जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। क्लियर। और जो ये एरिया अंडर जो कर्व है, इसके कर्व के अंडर जो एरिया अंडर द कर्व होता है हम उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब्ड। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसमें लगभग मैं बात करूं, यदि आपको ये पूरा ग्राफ समझ में आ रहा है तो कम से 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको समझना होता है। अब मैं इस बात से अश्योर कर सकता हूं कि इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से उसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एग्जामिनर किसा कैसा भी घुमा के क्वेश्चन दे दे आपको पक्का समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसा कि अपन को आंसर क्या समझ में आ रहा है, अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, जो मिनिमम कंसंट्रेशन लेवल था उसके लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन तभी आएगा, उसके कम पहले नहीं आएगा। फिर आता है फ्रेंड्स एक दूसरा क्वेश्चन जैसे और बताता हूं आपको, जिसमें आइडेंटिफाई रिसेप्टर विच डेमोस्ट्रेट द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ रेस्पॉन्स व्हेन स्टिमुलेटेड। मतलब ऐसा रिसेप्टर हमें फाइंड आउट करना है जो आपको सबसे फास्टेस्ट एक्शन देता हो जब उस पर ड्रग का एक्शन आए। इसको भी मैं समझाता हूं किस तरह। यहाँ पे जैसा कि ये प्लाज्मा सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली, और यहाँ पे आपको बता दूं इसमें सारे के सारे अपन रिसेप्टर समझना चाहेंगे। जो एक पहला है आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें लिगेंड गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि एक रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर पे आपको क्या होगा, एक ड्रग आके बाइंड हो रहा है, ये ड्रग आके बाइंड हो गया। जैसे ड्रग आके बाइंड होता है, ये आयन कोई सा भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, डिपेंड करेगा हमारा वहां पे कौन सा रिसेप्टर है। जैसे ही होता है हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है या डिपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से सेलुलर इफेक्ट आता है। ये इफेक्ट कितनी देर में आ जाता है, मिली सेकेंड्स में इफेक्ट आ जाता है। क्लियर। ये एग्जाम्पल है निकोटिनिक रिसेप्टर का, जो किसका टाइप होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का टाइप होता है। कौन सा, निकोटिनिक रिसेप्टर। सिमिलरली अपन जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर को बोले तो यहाँ पे मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं फ्रेंड्स। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के लिए यहाँ पे ARC4 रिसेप्टर, E4 एंजाइम। ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, ड्रग आके रिसेप्टर पे बाइंड होता है, ये जी कपल रिसेप्टर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जैसे एक्टिवेट करता है सेकंड मैसेंजर बनता है। सेकंड मैसेंजर क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज कर देता है, जिससे प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। एट द सेम टाइम ये क्या करता है, रिसेप्टर अगेन इस आयन चैनल को एक्टिवेट करता है जी कपल रिसेप्टर के थ्रू। तो जैसे ये एक्टिवेट करता है, आयन जो पॉजिटिव या नेगेटिव अंदर आता है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन हो जाता है। ये हो गया। जैसे ही होता है, दोनों कंडीशन की वजह से सेलुलर इफेक्ट आता है। कीप इन माइंड ये सेकंड्स टाइम लेता है, सेकंड्स में टाइम लेता है। जो मस्करेनिक रिसेप्टर का एग्जांपल होता है, जिसमें अगेन एग्जांपल ये किसका है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का, ACS रिसेप्टर का। क्लियर। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर को अपन को समझने के लिए अगेन वही रिसेप्टर का एक्शन देखना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स रिसेप्टर आ गया जिसपे ड्रग आके एक्शन कर रहा है। जैसे ही बाइंड होता है फ्रेंड्स, बाइंड होते ही क्या होगा, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा। प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होते ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस होने के बाद में
सेलुलर इफेक्ट आता है, इस इफेक्ट को आने के लिए यहाँ पे आवर्स लगते हैं, घंटे लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जांपल है टायरोसिन रिसेप्टर या इंसुलिन रिसेप्टर। क्लियर? तो ये काइनेज लिंक रिसेप्टर हो गया। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर जो आपको पता होगा सेल के की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं होता, ये न्यूक्लियस पे होता है। तो यहाँ पे ड्रग आता है, ड्रग आके रिसेप्टर किस पे बाइंड होता है, आपको ये बता दो, रिसेप्टर न्यूक्लियस में आके होता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जैसे ही न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस वाले रिसेप्टर पे आता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होने के बाद में इफेक्ट आता है, सेलुलर इफेक्ट आता है। कीप इन माइंड, इसमें आवर्स लगते हैं और ये एग्जांपल है स्टीरॉयडल रिसेप्टर का। तो शायद समझ में आ गया होगा, सबसे कम टाइम लगता है आपको मिली सेकेंड, दैट इज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर में। उसके बाद में लगता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, और यहाँ पे काइनेज, उसके बाद में काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर को, और उसके बाद में न्यूक्लियर रिसेप्टर में टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे हालांकि मैंने एक क्वेश्चन बताया था, लगभग वही 10 से 15 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सारे रिसेप्टर अपना काम कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, कौन सा रिसेप्टर का कौन सा एग्जाम्पल है ये, और कौन सा रिसेप्टर से किस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये सारी चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। कौन सा रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहता है, कौन सा रिसेप्टर यहाँ पे न्यूक्लियस पे रहता है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहा हूं कि आपको फंडामेंटल समझ में आ गया तो आपको समझ आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कौन सा आंसर होना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। सबसे फास्ट एक्शन कौन सा देता है, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर देता है। यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी यदि पूछता है एग्जामिनर, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर देना है ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन किस तरह से फार्माकोलॉजी का। आपको इसी तरह से आपको याद रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आप कैसे याद कर सकते हैं, वो चीज अपन को ध्यान रखना। फिर आता है फ्रेंड्स बुक्स फॉर फार्माकोग्नोसी। यहाँ पे दो ही बुक लगभग जनरली रहता है, ट्रीज इवांस रहता है एक, और दूसरा फार्माकोग्नोसी की, जिसमें कौन सा सी के कोकाटे शायद पता होगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही शायद प्रीफर करना चाहिए। यहाँ पे ट्रीज इवांस में हमको ध्यान रखना है मेनली यहाँ पे माइक्रोस्कोपी को हमें टारगेट रखना है ट्रीज इवांस से। बाकी चीजें आपको यहाँ पे किससे याद करनी है, सी के कोकाटे से आपको याद करनी है। और यहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट्स रखना फ्रेंड्स, देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, सभी ड्रग्स का हमें क्लासिफाई का रखना है। दूसरा हमें जैसे स्पेसिफिकली एल्कलॉइड्स कौन से होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स कौन से होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स एंड रेजिन्स, इन सभी पे अपन को ध्यान रखना है। सिमिलरली हमें इंपॉर्टेंट टेबल्स जो होती है कौन सी, दोनों बुक से अपन को इंपॉर्टेंट टेबल्स याद रखनी है फ्रेंड्स। तो कौन कौन सी, जैसे एल्कलॉइड का क्लासिफिकेशन, टेस्ट, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, वो सारे के सारे। दूसरा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे एल्कलॉइड्स के टेस्ट कौन से होते हैं, या जैसे कैफीन का टेस्ट म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है तो स्पेसिफिक टेस्ट है, इस तरह से ग्लाइकोसाइड का कौन सा टेस्ट है, ये सारी चीज हमें याद रखनी है। मेनली माइक्रोस्कोपी कौन सा अपन को याद रखना, सभी ड्रग्स का याद नहीं करना, ये माइक्रोस्कोपी मैंने अभी बताया ट्रीज इवांस से अपन को याद रखनी है। ठीक है, ट्रीज एंड इवांस जो बुक है उससे अपन को माइक्रोस्कोपी याद रखनी है। कुछ पॉइंट्स आपको किसमें, सीके कोकाटे में भी मिल जाएंगे। बायोसिंथेटिक पाथवे आपको जनरली कौन सा पाथवे पूरा याद नहीं करना हमें, आपको यहाँ पे कौन से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से प्रोडक्ट्स से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है। जैसे अपन बात करें किसकी, जैसे एल्कलॉइड है तो एमिनो एसिड से जनरली बनता है, ऑर्निथिन से क्या बनता है, फिनाइलएलानाइन से क्या बनता है, या यूं कहूंगा कि रेसरपिन किससे बनता है, या एट्रोपिन किससे बनता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बायोसिंथेसिस से पाथवे याद नहीं रखना हमको, वो उसका इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल याद रखना है। सिमिलरली कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनसे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, जैसे सेना से ज्यादा क्वेश्चन आता है, डिजिटालिस से क्वेश्चन आता है, ओपियम से क्वेश्चन आता है, बेलाडोना से क्वेश्चन आता है, राउल्फियासिस क्वेश्चन आता है, विनका से क्वेश्चन आता है। तो इन सभी, कहने का मतलब ये कुछ ड्रग्स है जिनसे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, तो हमें उन ड्रग्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके,
फिर आता है इसको जैसे स्टडी कैसे करें, तो फ्रेंड्स याद बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जैसे स्टोमेटा ऑफ द सेना लीफ। सेना लीफ जैसे आपको पता होगा, सेना लीफ को हम कंप्लीटली यूज करते हैं, सेना लीफ को एज ए ड्रग, जिसको एज ए परगेटिव यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना कि सेना की जो लीफ जो होते हैं उसमें रूबेसियस या पैरासाइटिक स्टोमेटा होते हैं। अब अपन को याद कैसे रखना है, कि इस तरह से याद रखना है कि जो यहाँ पे स्टोमेटा होता है उसकी ये गार्ड सेल्स होती है, गार्ड और उसके बाद में कवरिंग सेल्स होती है। तो इनको हमें कैसे, कि ये जिस तरह से ये सेल्स, इन सेल्स की क्या होती है, शेप होती है, उसी के पैरेलल ये दूसरी सेल्स होती है, इसलिए इनको पैरेलल है तो पैरासाइटिक बोलते हैं। सिमिलरली डाइसेक्शन, डाइसेक्ट करती है इन सेल्स को, क्या कर रहा है ये पैरेलल, वो डाइसेक्ट कर रही है इस तरह से सेल, तो इनको डायासाइटिक बोलते हैं, एनोमोसाइटिक बोलते हैं, एनिसोसाइटिक बोलते हैं, या एक्टिनोसाइटिक बोलते हैं। तो हमें इन सभी को इस तरह से याद करना है। जो एपिडर्मल सेल होती है उनका कैसे होता है, गार्ड सेल कैसे होती है, इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, उस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टोमेटा का नाम कैसे रखा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें याद रखना है। तो स्टोमेटा से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो उसकी शेप याद रखना, जिससे आपको उसकी शेप से रिलेटेड सारी चीज याद हो जाएगी। ओके, तो इसके साथ में एक चीज और याद रखना होता है, जैसे उस स्टोमेटा में जो पर स्क्वायर होता है, जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस है, उसकी रेंज क्या होती है, इस तरह की वैल्यू भी कई बार पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रखना होता है। तो फ्रेंड्स आप आंसर क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं एक चीज और बता दूं, इसका दो नाम है, रूबेसियस एंड पैरासाइटिक। तो यहाँ पे आंसर रूबेसियस और पैरासाइटिक है। ज्यादातर स्टूडेंट कई बार क्या होता है, रूबेसियस याद किया होता है, तो यहाँ पे अपन को जल्दबाजी नहीं करनी होती है। क्वेश्चन के सारे आंसर हमें याद पढ़ने हैं, उसके बाद में हमें डिसाइड करना है कि आंसर क्या है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए और बी दोनों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों एक मतलब रूबेसियस भी कहते हैं और पैरासाइटिक भी बोलते हैं। रूबेसियस इसकी फैमिली से लिंक करता है, पैरासाइटिक इसकी स्ट्रक्चर से लिंक करता है। तो इस तरह से ये दोनों ही नाम रहता है सेना की स्टोमेटा के लीफ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स को हम क्या बात कर रहे हैं कि फार्मा, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सर हम कैसे पढ़े। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए बहुत सारी बुक्स है, जैसा कि आपको पता होगा एलिमेंट्री ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जो क्वेश्चन आते हैं वो वाईआर शर्मा से हमें याद करना है। इसके फंडामेंटल, इसमें एप्लीकेशंस जो पार्ट होता है, या जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे रखे हैं इसमें, तो उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इसमें लगभग जो जिसको अपन कहते हैं चटवाल के नाम से जानी जाती है, ये चटवाल में लगभग आपको सारा समझ में आ जाएगा। और इसके जो भी मेथड्स हैं वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड बहुत अच्छे से दे रखे हैं। यदि क्वालिटेटिव एनालिसिस या केमिकल एनालिसिस बात करें, जैसे कुछ जिस तरह से कहूंगा कि ग्रेविमेट्री कहूं, या चाहे पोटेंशियोमेट्री कहूं, या जैसे क्या टाइट्रेशन वाली दूसरी कॉम्प्लेक्सोमेट्री कहूं, ये सारे के सारे इसमें वोगल्स में दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको इस बुक को कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जितने भी डिटेक्टर है हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे यूवी विजिबल हो, चाहे आईआर हो, चाहे क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे कोई सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, हमें वहां पे उसके सभी डिटेक्टर्स को याद जरूर करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जनरली हर साल आता है वुडवर्ड फिशर रूल से, जो आपको वाईआर शर्मा में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, उसके एग्जांपल्स बहुत सारे दे रखे हैं। तो जो एग्जांपल्स है उन एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, उन एग्जांपल्स को आपको क्या एक्सप्लेन दिया हुआ है, तो उनको आपको समझना है अच्छे से, और कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फिर आता है अप्लाइड क्वेश्चन, हमें अगेन और याद करना है मास और एनएमआर के, कि मास और एनएमआर में जैसे कितने मास में कौन सा फ्रेगमेंट किस तरह से टूटता है वो चीज, और एनएमआर में कौन से कंपाउंड के, कौन से ड्रग के कितने सिग्नल आते हैं। अगेन दोनों के दोनों आपको एग्जांपल बहुत सारे मिल जाएंगे वाईआर शर्मा में, तो आपके फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ऐसे मेथड्स है यहाँ पे फ्रेंड्स, कौन कौन से स्पेसिफिक ड्रग्स के, कि वो लिस्ट, एक लिस्ट होती है जिसमें आपको स्पेसिफिक ड्रग्स की कौन से ड्रग का कौन से मेथड से हम उसका क्या ऐसे करते हैं, वो चीज अपन को याद करनी है। फिर आपको अपेंडिक्स याद करनी है, अपेंडिक्स जिसमें आपको बहुत सारे ड्रग्स
के बारे में आपको एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिया रहता है, और कौन से किस तरह से एनालिसिस करते हैं वो चीज अपन बायोकेमिस्ट्री बुक्स के लिए आपको देखना है, आपको एक बुक आती है हार्पर की जो आपको इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ये पढ़नी है। और दूसरा एक यू सत्यनारायण की बुक आती है जिसमें इजी लैंग्वेज दे रखी है, और बायोकेमिस्ट्री के लिए आप हार्पर को जरूर रेफर जरूर करना है, ठीक है। कौन से पॉइंट अपन को याद करना है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डेफिशिएंसी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसके लिए? जिसमें चाहे कार्बोहाइड्रेट कहूं, चाहे मैं प्रोटीन कहूं, और चाहे मैं यहाँ पे लिपिड्स कहूं, ये सारी चीज आपको फार्माकोग्नोसी और बायोकेमिस्ट्री दोनों के लिए रहती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे डिजीज और जो रीजंस होते हैं उन सभी के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे वही चैप्टर्स के याद करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सभी एंजाइम्स, इन सभी के लिए अपन को कौन सी डिजीज होती है, मींस विटामिन में कौन सी डिजीज होती है, उन सभी की बात कर रहा हूं। दूसरा फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, हालांकि अपन बात करेंगे तो ये आपको लग रहा होगा कि ये एचएपी का है, लेकिन अगेन इट इज रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हार्मोन्स और डिजीज के बारे में अपन को याद जरूर करना है। उनका क्या रोल होता है, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन याद करना है, क्लासिफिकेशन के साथ में उसका एप्लीकेशन पार्ट भी हमें जरूर याद करना है कि कौन सा एंजाइम हमें वो कौन सी कंडीशन में, कौन से डिजीज में उसको यूज करते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए का मतलब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, किस तरह से जुड़ता है, और ये चीज, और डीएनए आरएनए का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन आता है। पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें यहाँ पे अगेन में आरबीसीज या जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज होती हैं, जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज होती है उनसे क्वेश्चन आता है। वैल्यूज होती है, वैल्यूज का मतलब शायद समझ में आ गया होगा कि सपोज जैसे बात करूं कि आरबीसी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, हीमोग्लोबिन कितना वैल्यू क्या होती है, या यूं कहूंगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है, यूरिन का पीएच कितना होता है, स्टमक का पीएच कितना होता है, ये सभी आपको किसमें बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को याद करनी होती है। जैसा कि मैं एक चीज बताऊं, बेनेडिक्ट टेस्ट कैसे करते हैं या किसके लिए करते हैं, यदि इसमें आपको एक रिएक्शन बता दो तो शायद समझ में आ जाएगा। सपोज बेनेडिक्ट टेस्ट हम कैसे करते हैं, रेड्यूसिंग शुगर के लिए फ्रेंड्स ये किया जाता है। कीप इन माइंड, रेड्यूसिंग शुगर के लिए क्या जाता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है जिसका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है। आपको समझना है कि अब दोनों अपन डालते हैं, जैसे डाल के हम इसको गर्म करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है, रेड पीपीटी आ जाता है। वो रेड पीपीटी क्यों आता है फ्रेंड्स, देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट में कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। इसमें वाटर के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ग्लूकोज से रिएक्शन करता है जो रेड्यूसिंग शुगर होता है, रेड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है ये, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में किसमें होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट में होता है, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना देता है और ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड से क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। कीप इन माइंड, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट आता है जो यहाँ पे आया। तो इस तरह की यदि हम रिएक्शन वाइज याद कर लेंगे, अब यहाँ पे बेनेडिक्ट रिएजेंट से आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आपको सारा समझ में आ जाएगा, तो पता लग गया होगा कि रेड्यूसिंग शुगर के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो अपन को इस तरह से याद करना होता है कि बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या चीज याद करना। नो, अब अपन बात कर रहे हैं फ्रेंड्स फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपको पता है कि 3 बुक्स है। पहली है एनके जैन जिसमें अपन आप पढ़ सकते हैं, दूसरी बुक्स है पेलजार जिसमें अपन को इसमें ध्यान रखना है, एक थर्ड बुक है पानीकर। इन सभी से कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं ये चीज में बता को, दैट इज पहला है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो स्पेशली हम इम्यूनिटी से रिलेटेड बात करते हैं। इम्यूनिटी में जब भी बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती है, एंटीबॉडीज उसके टाइप्स कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस कौन से होते हैं। जनरली इससे हर बार लगभग क्वेश्चन आता है, तो आप इस एंटीबॉडीज वाले पार्ट को अपन ध्यान से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज। माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज स्पेशली हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, और यहाँ पे अपन आईपी को मैं जरूर यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। आईपी से ही अपन आप लोग ये माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज पढ़ें, जिसमें आपको
कौन से एंटीबायोटिक के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसका नाम, कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो ये सारी चीज आपको याद करना। इसमें से माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे में से लगभग हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, फिर आता है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स, जिसको या सीरोलॉजिकल टेस्ट, वो ये सारी चीज आपको पढ़नी होती है, जिसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये चीज कंप्लीट करनी है। ओके, याद रखनी है। जैसे फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, बुक्स कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स, की पॉइंट्स हमें याद रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक्स यहाँ पे ध्यान रखना कि बटोबेस से बाय डिफॉल्ट हम मॉरिसन बॉयड याद करते हैं। मॉरिसन बॉयड को हमें ध्यान रखना है। मॉरिसन बॉयड में ये चीज हमें नेम रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री और रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है कि ये नाइपर से रिलेटेड, या यूं कहूंगा जो एनआईटी में एग्जाम एडमिशन लेते हैं वहां पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, स्पेशली नाइपर से। और मैं एक चीज और बता दूं, ये मेनली कौन सी 12th क्लास वाली जो रिएक्शंस होती है वही यदि आप लोग याद कर लोगे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा, ये चीज मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। फिर आता है फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड, ये हालांकि रेमिंगटन में दिया होता है तो हम वो सारी चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, यदि हम फार्माकोलॉजी ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये क्लिनिकल फार्मेसी वाला पॉइंट हमें क्लियर हो जाएगा। फार्माकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, चाहे मैं ड्रग इंट्रैक्शन की बात करूं, या मैं ड्रग फूड इंट्रैक्शन की बात करूं, या ड्रग्स स्पेसिफिक कौन सी कंडीशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, पीडियाट्रिक के लिए, जीआरटी कंडीशन के लिए कौन कौन सी ड्रग देते हैं, कौन सी ड्रग्स अवॉइड करनी चाहिए, ये सारे क्लिनिकल फार्मेसी से लेस है। मींस मतलब यहाँ पे यूं कहूंगा, आपको क्लिनिकल फार्मेसी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि हमने इन पॉइंट्स पे हमने फार्माकोलॉजी में ही ध्यान दे दिया तो। फिर उसके बाद में है बायोटेक्नोलॉजी के लिए फ्रेंड्स, इन दो बुक्स है, फ्रीमिरोज एंड टीए ब्राउन, ये दो बुक्स है जो आपको बायोटेक के लिए आपको रेफर करनी चाहिए। जो क्या कौन कौन सी पॉइंट्स पे ध्यान रखना है हमें, फर्मेंटेशन और प्रोडक्शन को, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक, सिट्रिक एसिड, या जो जितने भी प्रोडक्शन है सिलेबस के अकॉर्डिंग उन पे ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ में प्लांट सेल कल्चर, पीसीआर टेक्निक एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इन सभी पे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक और सिट्रिक एसिड या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए कौन सी कंडीशंस होती है, उन सभी पे अपन को ध्यान रखना होता है। स्पेसिफिकली यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ओके, और एक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और पीसीआर टेक्नोलॉजी, इनसे मेन क्वेश्चन आता है। फिर आता है फ्रेंड्स, बात करूं यही सभी बात करूं तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो हमें इन सभी बातों का यदि ध्यान रखेंगे, मीन्स कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा हमारा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए हमारी, और हमें कम खाना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, और ग्रह त्यागी होना चाहिए, मतलब घर की बातों पे या सोशल हमें अभी नहीं होना। इन सभी पे ध्यान देंगे तो हमारा पूरा का पूरा टारगेट कहां रहेगा, हमारा जो शुरुआत में बोला था कि हमें वही टारगेट करना, इनको ध्यान में रखते हुए अपन को हमारे टारगेट को ध्यान रखना है। चाहे मैं कोई सा भी एग्जाम कहूं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहूं, मींस जीपेट कहूं, चाहे मैं डीसीओ कहूं, चाहे आपको मैं फार्मासिस्ट कहूं, इन सभी को आपको टारगेट पक्का हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अच्छे से इसको पूरे वीडियो को देखा, और मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर बनता है। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चंस अपन बाकी सब्जेक्ट्स के होते हैं, इंडिविजुअल मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और आप उन प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और उसको पढ़ें और अपनी पढ़ाई को टारगेट करें। डीसीओ चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी को टारगेट करें। थैंक यू वंस अगेन।